नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। खबर आ रही है महाराष्ट्र से। हालांकि दोनों तरफ से अभी चुप्पी है। आधिकारिक तौर पर तो इस तरह की जो घटनाएं चलती हैं, पर्दे के पीछे से बातचीत चलती है, उसकी ना तो कोई पुष्टि करता है, ना कोई आमतौर पर खंडन ही करता है। कुछ इसी दशा दिशा में है महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच में चल रही बातचीत। सब कुछ पर्दे के पीछे है, लेकिन गतिविधियां लोगों को दिखाई दे रही है, उनकी आंखों में चढ़ गई हैं। और गतिविधि है इस चीज को लेकर के कि क्या 27 साल बाद फिर से एक साथ, यानी कांग्रेस के साथ ही मिलकर के काम करना चाहिए। शरद पवार का जितना भी थोड़ा बहुत कुनबा बचा हुआ है, कुनबे में और पार्टी में अब कुछ उंगलियों पर गिने जाने वाले चेहरे हैं। खुद उनकी बेटी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनी हुई है, इसके अलावा विल्से पाटिल वगैरह कुछ लोग हैं जो अभी उनके साथ हैं। तो जो बची खुची एनसीपी है, क्या उसका कांग्रेस में विलय होगा? और आप जानते हैं कि पिछले दिनों संजय राउत का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि 2029 में अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो जितने अलग अलग नेता कांग्रेस से छिटक करके क्षेत्रीय दल बना लिए थे, उन सबको वापस कांग्रेस में एंट्री ले लेनी चाहिए। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, अभी तो ताजा ताजा जख्म है ममता बनर्जी के। हारने के बाद जब दिल्ली आई थी तो सोनिया गांधी से मिली थी, गले मिली थी, कुछ तस्वीरें दोनों की आई थी। सोनिया के साथ वो इस भाव से गले मिल रही थी जैसे बिछड़ी हुई बहन से मिल रही हो। और फिर ये भी खबरें आई थी कि अभिषेक बनर्जी भी राहुल गांधी से मिले हैं। ये भी खबरें आई थी मीडिया में कि राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के लिए राज्यसभा में वो पद और वो सीट मांग ली थी जिस पर इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पर ही जख्म सहलाती रही है अपनी हार के बाद, लेकिन जो राज्यों में अपने अपने जख्म सहला रहे हैं और जिनको लग रहा है कि हमारी जमीन गई, क्या वो फिर से कांग्रेस की तरफ आएंगे? और अगर आते भी हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या कांग्रेस मजबूत होगी या इनका अस्तित्व मिटने से बच जाएगा? क्या होगा? तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर और जयपुर से विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह। दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम सर। तो धीरेन्द्र जी, आप ही से श्री गणेश किया जाए। आपको क्या लग रहा है, ये जो कुछ चर्चाएं महाराष्ट्र के हवाले से चल रही है, शरद पवार को लेकर के चल रही हैं, इनमें कितनी विश्वसनीयता हो सकती है? जी, आप म्यूट हैं। सर नमस्कार, आपको भी और तमाम दर्शकों को भी और हमारे एकलव को भी बहुत बहुत अभिवादन। दरअसल सुप्रिया सुले जो है, अभी उन्होंने इस बात का खंडन करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा भाई 25 साल से हमारा मित्र पक्ष रहा। ये इतनी जबरदस्त तरीके से ये खबर चल रही है कि उनको सामने आना पड़ा, उनको ये कहना पड़ा कि अभी तक ना ही कांग्रेस की तरफ से ना ही हमारी तरफ से विलय का कोई प्रस्ताव है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस के विलय की एक अफवाह है जो चल रही है। लेकिन हुआ क्या है, बिना आग के धुआं नहीं होता है। वो आग अभी पूरी लपट में आई कि नहीं आई ये अलग बात है, लेकिन धुआं तो है। और इतना ज्यादा है कि पार्टी के नेता को, जो अब चूंकि शरद पवार तो बहुत दिन से, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने किसी एक्टिव प्रोग्राम में उनको देखा है। उनकी तबीयत अब खराब है बहुत लंबे समय तक और राजनीतिक ताकत उनकी छिज चुकी है।
वो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जरूर इसलिए क्योंकि वो गठबंधन एक इस तरह बना और बीजेपी को लेके जिस तरह से एक कंफ्यूजन का दौर रहा सब जगह 400 सीटों को लेकर, वो मोमेंटम में वहां उनको जरूर दिखाई दिया था। तो उनको लगा था कि शायद वो फिर वापस लौट आएंगे, लेकिन विधानसभा में जो जिस तरह का उनका हाल हुआ, और उसके बाद क्योंकि सर ऐसा होता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को जरूरत होती या केंद्र सरकार को जरूरत होती उस समय, अगर सांसद टूटते तो जरूर आप कहते एक मजबूरी थी, ये था। अभी किसी को उनकी जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि सब लोग, सारे पत्रकार और हम लोग इस कहानी को जरूर बात करते हैं कि साहब अब इनको 2/3 वो बहुमत के लिए चाहिए, फला के लिए चाहिए, लेकिन सरकार तो चल रही है आराम से। आप बिल ला रहे नहीं ला रहे वो अलग चीज हो सकती है, लेकिन सरकार चल रही है, तो लिहाजा कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि उनको ये बिल ला के तोड़ना था। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अब एक शेप ले रही है। हम महाराष्ट्र की राजनीति को 1970s के दौर से देखेंगे तो दो तरह से राजनीति को डिफाइन किया जाएगा, एक शरद पवार के होने और एक शरद पवार के ना होने से। ये राजनीति अब उस तरफ बढ़ रही है, क्योंकि शरद पवार कभी इतने बड़े नेता नहीं रहे कि वो अपने दम पर, वो लालू या मुलायम के सामने कोई भी बड़े आधार के नेता नहीं रहे, बल्कि मैं कहूंगा मायावती के सामने भी वो बहुत छोटे नेता है, क्योंकि वो अपने दम पर कभी इस राज्य में बहुमत नहीं ला पाए। 77 सीटों से ज्यादा उनको कभी नहीं मिली वो अपने आप। तो इसीलिए अगर हम ये देखते हैं, लेकिन मीडिया ने उनको हमेशा एक बड़ा रखा, और चूंकि मुंबई में साहिब कल्चर जरूर होती है, आप देखते हैं हर आदमी को साहिब साहिब करते हैं वो लोग जिनका, तो उन साहिब में उनको मराठा राजनीति का, उनका दिल्ली में मुंबई में जो रुतबा था उसने उनको इतना जरूर बनाए रखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में वहां रिलीवेंस रखते रहे। उनके लोग उनको पूरे देश का चाणक्य मानते रहे, लेकिन लोग हम उनको खैर मराठा राजनीति में एक हिस्सा जरूर मानते हैं। चाणक्य तो तभी मानते जब वो जीत के कभी इस तरह से सरकारें अपने दम से बनाते, वो कभी नहीं बना पाए। अब उनके जाने का समय, राजनीतिक तौर पे मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो स्वस्थ रहें जब तक रहें, लेकिन राजनीतिक तौर पर अब उनकी विदायगी है। ये लास्ट सिलेक्शन था जिसमें उन्होंने कोशिश की थी विधानसभा में कि वो एक राजनीति ऐसा कोई वो गणित बिठा सके, गुणागणित, जिससे कि उनका जो गठबंधन है वो सामने आ सके, लेकिन वो बहुत बुरी तरह परास्त हुआ। परास्त नहीं, बुरी तरह परास्त हुआ। उससे पहले वो अपने भतीजे के से पार्टी खो बैठे, चुनाव चिन्ह खो बैठे। तो ये शरद पवार नहीं। तो हो क्या रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर इस समय बड़ी चर्चा है। उनकी पार्टी के जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि अब वो धीरे से स्विच कर जाए एनडीए की तरफ, क्योंकि जो राजनीति है वो अब इसी तरह घूम रही है। हम लोग उस राजनीति को इसी तरह से होते हुए देखेंगे, और वहां अपोजिशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी बची रहेगी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो अब एक नया गणित महाराष्ट्र में चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अब अपने भाई को जिता सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल के निकाय चुनाव में, कॉर्पोरेशन के चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में देखा कि असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी से बड़ा बन गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कई जगह पर कांग्रेस को पीछे छोड़ा, और मालेगांव में इस्लाम पार्टी करके कोई पार्टी थी, उसने जीत हासिल की, जो उन्हीं के लोग। तो ये एक बड़ा नया विचित्र समीकरण हो रहा है। तो इसीलिए जो हिंदू विधायक हैं और हिंदू सांसद हैं, वो अब ये समझ चुके हैं कि इस राजनीति में अब ये एक डूबता हुआ शिप है। सुप्रिया सूले को जितनी बार उन्होंने, देखिए सुप्रिया सूले की वजह से ही अजीत पवार को जाना पड़ा था बाहर, क्योंकि जैसे आप इसको बहुत अच्छे से, बल्कि दर्शकों को भी रिकॉल करा सकते हैं, जैसे और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुप्रिया सुले की वजह से ही शरद पवार की केंद्र सरकार में एंट्री नहीं हो पाई, या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कभी आ नहीं पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुप्रिया सुले को कैबिनेट में लेने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। जी जी, मुझे याद होगा, आपको अच्छे से याद होगा, बाकी दर्शकों को तो शायद मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति का ये बड़ा एक वो दिलचस्प वो है कि कभी अपनी बेटी के लिए जो वो खेल करने की उन्होंने कोशिश की, ऐसे ही बेटी को आगे बढ़ाकर बेटे के लिए चौधरी अजीत सिंह ने किया था। ज्ञानवती जो है चुनाव भी लड़ी, और ये भी माना जाता था उनकी पॉलिटिकल एयर होंगी, लेकिन जैसे ही उनका अंतिम समय आने लगा, चौधरी चरण सिंह जी को लगा कि मेरा बेटा ज्यादा योग्य है, उसको अमेरिका से बुला के उन्होंने सौंप दी गद्दी, और उन्हीं के पास फिर बाद में रही। तो उसी तरह से सुप्रिया सूले को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अजीत पवार ने
उनको पूरी तरह से धता बता दी थी। तो सुप्रिया सूले के पास एक सीट जीतने का भी चमत्कार नहीं। राजनीति में सर एक ही बात होती है कि आप मुझे वोट दिला सकते हो कि नहीं, आप मुझे जिता सकते हो कि नहीं, मैं आपको नेता मान लूंगा, इससे अलावा कुछ नहीं। राजनीति में ना रिश्ते होते हैं, हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से, इतिहास भी समझाता है और हम लोग अपने ही समय में देख चुके। राजनीति में रिश्ते नहीं होती, राजनीति में मर्यादाएं नहीं होती, राजनीति में प्रेम नहीं होते। राजनीति में सिर्फ सौदे होते हैं, समझौते होते हैं और ताकत होती है। जिन लोगों को लगता है कि सहानुभूति होती है, वो लोग मुझे लगता है राजनीति छोड़ के बाकी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वक्त वार का समय है, कोई इंतजार नहीं करता, वो लोग जल्दी टूटने वाले हैं। हो सकता है कांग्रेस में जाएं, हो सकता है कांग्रेस में जाना इसलिए असंभव है क्योंकि सुप्रिया के अलावा कुछ नहीं और अपने साथ वो एक वोट नहीं ले जा सकती। इसीलिए जब आपने ममता बनर्जी का किया तो ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मुझे ये भी मालूम है, मैं ये भी मानता हूं ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को देख के, जितना अहंकारी वो है और जितना उनका अंदर का अहंकार है, वो अपने आप को उनका एक रिजेंट नहीं बनाएंगी। वो कहेंगी मैं रूलर हूं। लेकिन अगर वो ऐसी पोजीशन थी तो भी कांग्रेस उनको अभी नहीं लेगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है, कांग्रेस को ग्रसना आता है। मगरमच्छ की तरह एक इंडियन पॉलिटिक्स में कहते हैं, वो जानती है नेताओं को कैसे ग्रस किया जाता है, तो वो कर लेगी। उसको मालूम है वोटर अब जाएगा कहां, ये लोग तो सब जा रहे हैं गंगा किनारे, तो जो रह जाएगा वो कहीं तो आएगा। तो ये जो विधायक उनके जो हिंदू, जहां ज्यादा हिंदू वोटर होगा वहां के जो सांसद और एमपी हैं वो धीरे से एनडीए में स्विच कर जाएंगे, और जहां मुस्लिम वोटर जिताने की हैसियत में होंगे उनको अचानक सेकुलरिज्म याद आ जाएगा और वो तुरंत बह जाएंगे कांग्रेस की तरफ। तो ये होगा। एक बात तय है, बाकी तो अभी समय लगेगा, लेकिन एक बात तय है कि शरद पवार जो एनसीपी है, शरद चंद्र पवार, उसका डिसइंटीग्रेशन का समय आ गया। भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका अब खत्म हो गई। एकलव्य, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो खुद अजित पवार बता करके गए हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे इंटरव्यूज हमारे सामने हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 3-4 ऐसे मौके आए थे जब शरद पवार ने हमें भेजा कि जाइए भारतीय जनता पार्टी से बात करिए, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे या जो भी आगे संभावनाएं होंगी देखेंगे, केंद्र में भी शामिल होंगे, राज्य सरकार में भी शामिल होंगे। और आखिरी समय पर उन्होंने अपना मन बदल दिया, निर्णय बदल दिया, बैक कर गए, और बाद में पता लगा कि वो केवल और केवल एक ही शर्त पर पीछे हटे कि मेरी बेटी को कैबिनेट बर्थ मिलनी चाहिए मोदी सरकार में। उसके लिए दोनों टॉप लीडर तैयार नहीं थे। और अब तो वैसे भी संभावनाएं इसलिए खत्म हो गई क्योंकि एकनाथ शिंदे भी नहीं चाहेंगे कि सुप्रिया सुले की वहां एंट्री हो, और सुनेत्रा पवार भी नहीं चाहेंगी कि उनकी एंट्री हो वहां पर, क्योंकि सुनेत्रा पवार और शरद पवार फैमिली के मतभेद, तीखे मतभेद, अब सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं। तो एक ही चारा बचता है इनके सामने, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, राजनीति चमकाए रखने के लिए, वापस बैक टू द पवेलियन, कांग्रेस। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनका नाम शरद पवार नहीं है, ये पवार फैमिली नहीं, ये शरद पावर फैमिली है सर। इनको बस हर कीमत पे जो इनका चरित्र रहा है सर, इनको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। मतलब शुरू से ही लेके, जब से ये कांग्रेस से अलग हुए से लेके और आज तक जो इनका हम चरित्र देख रहे हैं, मतलब मुझे तो थोड़ा अजीब सा ही लगता है सर, क्योंकि उम्र में अब इतने बुजुर्ग हैं इनके लिए इस तरह की बातें करना। लेकिन सच्चाई तो यही है सर। अब बुरा भी लगता है इनके जो हालात हो चुके हैं, परिवार का टूट जाना इस उम्र में जाके। इस उम्र में आदमी सोचता है कि जो एक इज्जत के बारे में सोचने लगता है आदमी की, मैंने जो जीवन में कमाया कम से कम लोग मुझे एक अच्छे तरह से याद करें। लेकिन जो आपने बात कही सर, देखिए वहां भी तो यही संकट है ना सर, अजीत पवार जी वाली फैमिली में भी जो है। अब वहां पे सर उनको भी तो अपने बच्चों को सेंटर में सेट करना है, उनके पास भी तो वो मौका है। जो अजीत पवार जी नहीं रहे तो जो उनके बेटे हैं वो भी फुल्ली एक्टिव हैं राजनीति में, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है सर शरद पवार के यहाँ कि जो इनका सो कॉल्ड मतलब वोट बैंक था जो कि बीजेपी की तरफ जा सकता था,
वो तो अजीत पावर फैक्शन के साथ ऑलरेडी चला गया। तो इनके पास अब जो वोट बैंक इनके पास बचा है वो कोई एक तरह से कोई बार्गेनिंग पावर थोड़ी है सर। ये यदि अगर एनडीए में विलय की बात करते भी हैं, सुप्रिया जी के लिए क्यों तैयार होगी बीजेपी? वो लेके क्या आएंगी साथ में? वो तो अगर इधर आ भी गए, विलय कर भी लिया, तो ये वोट बैंक तो जाएगा कांग्रेस के साथ में। तो बेहतर तो यही है कि कांग्रेस के पास चले जाए। लेकिन कांग्रेस के पास जाने में सर देखिए, समय समय पे आपसे इन लोगों के बारे में बात होती रहती है, भले ही टीएमसी हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ये जितने भी डायनास्ट हैं सर, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अब ये धीरे धीरे हमें राहुल गांधी की गोदी में जाके बैठते हुए दिखेंगे। और देखिए सर, शरद पवार के लिए मतलब सच्चाई तो यही है ना सर कि राजनीति में अब इनका अस्तित्व क्या है? भाई फूके हुए कारतूस हैं ये लोग। क्या क्या बच गया इनके पास ना? आज ये कुछ बड़ा स्टेटमेंट भी दे देते हैं तो इनके बारे में, आज इनके बारे में सिर्फ ये बात हो रही है कि भाई ये टूट के कहीं इधर ना चले जाएं उधर नहीं, तो अदरवाइज सर इनका क्या रेलेवेंस रह गया है महाराष्ट्र की राजनीति में? कांग्रेस में से सर ऐसा सुनते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि कांग्रेस के लिए एक थोड़ा सा ये है कि इनके पास जो बार्गेनिंग पावर है या जो ये अब चाह रहे हैं कि यदि अगर ये कांग्रेस में विलय कर लें तो राहुल गांधी की नेशनल लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति का काम इनके परिवार को दे दिया जाए। क्योंकि सर ये जो सुप्रिया जी को सेंटर में मतलब कुछ बड़ा देने की बात है, ये इनको बीजेपी से मुझे तो अब कहीं से भी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है सर कि ये जो पावर गेम है, शरद पवार के बारे में सुनने में यही है कि वो दोनों तरफ नेगोशिएशंस कर रहे हैं। बीजेपी से भी बातचीत है और कांग्रेस से भी बातचीत है, लेकिन बीजेपी से इनको कुछ मिलते हुए और कोई बात बनते हुए दिख नहीं रहा। और बीजेपी के लिए भी सर वो कुछ खास ठीक नहीं रहेगा। तो कुल मिला के सर ज्यादातर बातें तो धीरेन्द्र सर ने बताई दी, लेकिन मुझे लगता है सर कि जैसा कि आपने कहा, फरमाया आपने कि मोस्ट प्रोबेबली बैक टू द पवेलियन, और हो सकता है कि इन्हें महाराष्ट्र के लिए अगर कुछ मिल जाए तो मतलब महाराष्ट्र की कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए तो बस यही एक कह सकते हैं कि एक सैटिस्फैक्टरी अंत होगा इनके पॉलिटिकल करियर का। धीरेन्द्र जी, आपके पास वापस आता हूं। संजय राउत वैसे तो रोजाना सुबह 10 बजे उनका प्रसारण होता ही है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं सामना के दफ्तर के लिए, तो वहां पर मराठी मीडिया उनकी अगवानी के लिए खड़ा ही रहता है और फिर दिन भर उसको ब्रेकिंग और पता नहीं क्या क्या करके चलाता रहता है और फिर शाम को उस पर चर्चा भी होती है। इन्होंने पिछले दिनों कहा कि साहब अगर 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी को हटाना है तो जितने नेता छिटके हैं अतीत में कांग्रेस से, उन सब दलों को अपनी दुकानें, अपनी धर्मशाला बंद करके कांग्रेस में आ जाना चाहिए। कोई गंभीरता से सुनता है क्या संजय राउत को? ये लोग सुनेंगे क्या? और इसके पीछे कुछ सोच समझ होगी या जो मुंह में आता है वो हेडलाइन बनने के लिए उन्होंने कह दिया और लोगों ने बस सुन लिया, या इसके पीछे कोई तथ्य भी है, कोई गतिविधि भी है, किसी तरह की कोई सोच विचार भी है? दरअसल सर मैं एक बहुत अच्छी बात आपके दर्शकों को बताता हूँ, जो भी दर्शक यहाँ हैं हम लोग के, सिर्फ ये नहीं कि जो किताबों में, मैं जब चैनल रीजनल चैनल को हेड कर रहा था तो एक और चैनल हमारा मराठी चैनल, और ये तय हुआ कि यहीं से चलेगा, दिल्ली से मराठी चैनल चलेगा। मैं इसलिए भटक नहीं रहा हूं। मैं दर्शकों को ये पहले बता दूं, संजय राउत की कहानी बताने के लिए मैं आपको ये कहानी जो अपने आप से है, अब भी आप बीती जग बीती होती है दोस्तों। तो मैं जब वो देखता था, वो खुला तो सारे स्टाफ को मुंबई से बुलाया गया। मेरे दोस्त बहुत ही अभिन्न मित्र हैं मेरे, जो उसके हेड थे, तो हम लोग अक्सर बातें करते थे। तो मैं देखता था उनकी चिंता ये होती थी कि यहाँ मराठी खाना नहीं मिलेगा। फिर वो लोग जो मैंने देखा वो सब सिर्फ मराठी बातचीत, आपस में बातचीत मराठी, सब चीजें उनकी कंटिन्यू। उसमें वो किसी के साथ, हिंदी वालों के साथ मैंने नहीं देखा, क्योंकि पूरा वही था, दूसरा स्टाफ भी था। खैर कोई बात नहीं, वो तो हर एक का अपना एक आइडिया होता है। हर चीज में वो जो हिंदी का आदमी कोई बोलता था तो उसको कहते थे नहीं आप समझोगे नहीं मराठी राजनीति,
तो मैं सोचता था यार ऐसा क्या, मतलब वो जिग्सा पजल है या क्या, मतलब मतलब वो जो है लोगों ने मोनालिसा की मुस्कान पे पीएचडी कर ली, बताइए, लविंची की, लेकिन बस वो ये नहीं समझ पा रहे इसको, ये बड़ी चीज है। और मैं एक बड़ी हैरानी की बात देखता था उन लोगों में, और तो बहुत सारी बातें बताऊंगा, वो सारे जो चीज मुझे बताते थे उस सब में बस एक ही बात होती थी कि इस धरती पर, इस देश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, इस धरती पर जो भी राजनीति है उसका केंद्र शरद पवार है। तो मैं हैरान होता था कि जीतने वाला, मैं कह रहा यार मैं चुनाव अभी तुम्हारे यहाँ कवर करके आया हूं भाई, खुद गोल, मैं तुम में से पता नहीं, मैं उनमें से बोला कितने गए होंगे, लेकिन मैं धुले के गांव तक मैं घुसा हूं, मैं उन गांव में घुसा हूं जहां मतलब मेरे, मुझे क्या लेना देना था कौन सा गांव है, मेरी तो गाड़ी जिधर जाती थी मैं उधर कहता था चलो इधर ले लो, तो हमको क्या लेना देना किसका गांव है। मैंने सतारा, सांगली, सोलापुर, सिंधुदुर्ग सब जगह पर घूमा। तो मैंने कहा यार जो तुम कह रहे हो वो जमीन पे तो दिखता नहीं। तो उन्होंने कहा यार आप समझोगे नहीं। तो मुझे लगा हाँ यार ये समझ जिम्मा इन्हीं के पास है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको बीच में, हाँ आप कंटिन्यू करिएगा। देखिए, दो फिगर, बाल ठाकरे और शरद पवार, ये अपनी पूरी लाइफ में पूरे महाराष्ट्र के नेता कभी बन ही नहीं पाए। क्या भी जी नहीं बन पाए। कंटिन्यू करिए जी। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, तो मैंने सोचा कि यार मैं आपको ये बता रहा हूं कि वहां पत्रकारों को इतना उपकृत, उनके अंदर इतना मैं का भाव है, उनको ये लगता है, जैसे हम लोगों ने बंगाल में देखा, मुझे याद है सचिन भौमिक या कौन था वो आदमी, वो लाइव पे चिल्ला रहा था मेरे पे, मेरे चैनल के लाइव पे बैठा हुआ, और मैंने कहा यहाँ ऐसा ऐसा है, तो कह रहा तुम दिल्ली के लोग कैसे समझोगे। मैं हंसने लगा कि यार तू तो बैठ के यहाँ से अमेरिका की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा, मैं मेरे देश में नहीं, कलकत्ता तक आके नहीं बता सकता। मतलब ये एक अहम मान्यता का भाव अक्सर होता है। वहां क्या है, वो हर एक अपनी अपनी जगह उन्होंने खुदा तराश रखा है। तो शरद पवार और बाल ठाकरे, शिवसेना, आप ये सोचिए, उन्होंने एकनाथ शिंदे को गाली देना शुरू कर दिया। मैं हैरान हो गया कि कल तक तो यार तुम शिवसेना, क्योंकि जो भी उससे अलग होता है, जो भी मूल शिवसेना, जो एक मराठी आइडेंटिटी को लेके एक पूरी प्रेस पत्रकारों की जमात जो इकट्ठी हुई, जिसको ये लगता है कि उन जैसा कोई सोचता नहीं है, और वो मुंबई का तो ठेका ले लेते हैं। और इसीलिए जब वो संजय राउत वहां खड़ा होता है, या संजय राउत जो बोलता है, उन लोगों को लगता है कि ये अद्भुत बोल रहा है, और उनको लग रहा है कि पूरा देश डिस्कस कर रहा है। उनको लग रहा है कि, मैं कई बार हैरान होता हूं कि उस आदमी को, मैं कई बार उसके ट्वीट पर लिखता हूं, क्योंकि वो ये आदमी सिर्फ इस देश में मनोरंजन के लिए है। हम लोग रामलीला में जाया करते थे गांव की, जब मुजफ्फरनगर में आए तब अलग है, लेकिन मैं गांव में भी छुट्टी में कई बार गया, तो रामलीला में गया, तो उसमें 2-3 मस्खरे जरूर रखे जाते थे। उनका मूल रामायण से कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन वो आते थे तो हम हंसने लगते थे। तो संजय राउत वहां की राजनीति का वही मस्खरा है, जिसकी कोई रिलेवेंस नहीं है पॉलिटिकली। उस आदमी की कोई पॉलिटिकल रिलेवेंस नहीं, जैसे उन मस्खरों की रामायण में कोई भूमिका नहीं थी। ना बाबा ने लिखी, ना किसी ने लिखी, ना बाबा तुलसीदास लिखे, ना महर्षि वाल्मीकि लिखे। तो वो कहां से जन्मे? वो लोकल के लोगों के मनोरंजन के लिए पैदा किए जाते हैं। तो संजय राउत उसी मनोरंजन की देन है। संजय राउत को सही से परिभाषित करने के लिए जिस तरह का आदमी वो गालियां देता है, उसके लिए सबसे सही संजय निरुपम ने उसको परिभाषित किया था। मुझे लगता है इस देश के लिए संजय राउत को, इस बात के लिए इस देश को बहुत एहसानमंद होना चाहिए कि संजय राउत को असली लोग बाद में पहचान पाए। भाई जो आदमी ये कह रहा है मां बहन की गाली देके कि काटना मत, आप उसके मानसिक स्तर को सोचिए। उसकी प्रेस में किसी पत्रकार को नहीं जाना चाहिए था उसके बाद। लेकिन वो लोग, चूंकि उनको पता है, उनमें से किसी को कुछ टुकड़े फेंके हुए शरद पवार के, किसी को बाला साहब के टुकड़े मिले हुए हैं, किसी को कुछ, और किसी को पैसे नहीं मिले होंगे, वो ईमानदार होगा। मैं नहीं कहता भाई सारे थोड़ी चोर होते हैं, पत्रकारिता में हम लोग सब रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग जो है एक मराठा प्राइड लिए घूमते रहते हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि यार ये कैसे जीत सकता है गुजराती, इसको तो हम रोज गाली देते हैं, वहां झावेरी बाजार में रोज कहते हैं मारवाड़ी और ये सब, ये जीत कैसे सकता है? तो ये इसका मसला है सर, और कुछ नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, उनमें से किसी भी पत्रकार की जो यहाँ चैनल चला रहे थे, और जो अपने आप को बहुत, मतलब मैं मानता हूं मराठे, वो सज्जन आदमी थे सारे, मैंने किसी को व्यक्तिगत नहीं कहा, लेकिन उनकी जानकारी इतनी थी, बुद्धि, कि वो लगातार चुनाव हारते थे, फिर भी वो अगला चुनाव बताते थे, नहीं तुम समझते नहीं हो, खेल बड़ा होने जा रहा है। तो मैं वो बड़ा खेल आज तक देखता हूं। वो चैनल भी बंद हो गया हमारा, वो सब लोग बेचारे चले गए,
और फिर एक दिन मेरे से उन्होंने कहा कि ये तमिल लोग ऐसे होते हैं, तमिल लोग ऐसे होते हैं, और ये सब मतलब एक रीजनल उस पर उन्होंने कहा। तो मैंने हंसते हुए कहा कि मैंने आप लोगों को कभी हिंदी में बात करते हुए नहीं देखा, किसी हिंदी के आदमी से। तो मैंने कहा आज तक किसी हिंदी के रिपोर्टर ने आपसे उस चैनल में नहीं कहा कि आप किस भाषा में बात करते हो, क्योंकि ये दिल बड़ा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बोले, क्योंकि हम हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट हैं। तो ये एक अंतर आपको संजय राउत की बात में मिलेगा। मैं थोड़ा गंभीर बात कर रहा हूं, बात मजाक से थी, लेकिन ये जो संजय राउत जैसे लोग हैं, ये सिर्फ इसलिए पनपते हैं क्योंकि रीजनल सेंटिमेंट्स के सहारे कुछ या उनके दिए गए पैसे के साथ, जो आदमी जेल रह आया हो, माँ बहन की गालियां दे रहा हो, जिसके एक्स्ट्रा मेरिटल स्टेटस पर हो, जिसके लिए मतलब एक भी काम नहीं। अगर आप इसको शोले के अमिताभ बच्चन की जो धर्मेंद्र के बारे में जो मौसी को राय दी गई थी, तो मुझे लगता है उससे बेहतर सटीक राय संजय निरुपम ने देश को दी, फिर भी हम सुन रहे उसको। नहीं, उसका आसरानी एक संस्करण ठीक है, क्योंकि पूरी शिवसेना का भट्टा बैठा दिया इस आदमी ने, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा है। दरअसल मैं बचपन में, सर आपको याद होगा, एक दाल पिसवाई जाती थी शादी में ना बहुत ज्यादा, तो उसके लिए लड़कों की ड्यूटी लगाई जाती थी। तो हमारी ड्यूटी लगाई गई थी सर्राफे बाजार में मुजफ्फरनगर में दाल पीसने वाला होता था, क्योंकि बड़ी संख्या में। तो सुबह ही 6 बजे हम लोग गए, क्योंकि बारात दिन में आनी थी। तो हम लोग भाग के गए, बारात दुकान वाले ने उसने कुछ नीचे से कुछ किया, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का धुआं उठ गया। वो नीचे बेचारा किराएदार था, तो ऊपर से मकान मालकिन शुरू हुई और माँ बहन की गालियां, मतलब जो मुजफ्फरनगर का मिजाज है आप तो जानते हैं हमारे यहाँ। तो उन्होंने जो उसको गालियां दी, और आखिर में उसने कहा कि ये मरा उतना मर भी तो नहीं जाता, मतलब मर्द क्यों नहीं जाता, उसके लिए कहा। तो मुझे वो गाली आज भी याद है। नीचे वाला वो बड़े आराम से शांति के साथ दाल उसके अंदर गिर रहा था और कह रहा था, तुम सबको शमशान में पहुंचा के चिंता मत करो, बाद में ही जाऊंगा। तो मुझे संजय राउत पे यकीन है कि वो एक विधायक नहीं छोड़ेगा, एक पार्षद नहीं छोड़ेगा, उसके बाद आराम से ताला लगा के उद्धव ठाकरे के बेटे के हाथ में चाबी दे के दफ्तर की, तब अपने घर जाएगा, उससे पहले जाएगा नहीं। हाँ, उससे पहले तो सामना भी बंद करवाएगा। तो एकलव्य, चलिए अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। ये ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलकर गई थी, और अभिषेक लगभग अपने ही जैसे राहुल गांधी से मिलकर के गए थे। तो वो कथा कहानी कुछ आगे बढ़ी क्या? हालांकि उसकी डिटेल तो फिर बाद में आपके बाद धीरेन्द्र पुंडीर जी से लेंगे। उनको बंगाल के बारे में बहुत डीपली आजकल जानकारी है, वहाँ समय भी बिता के आए, ना केवल अभी बल्कि पिछले कई चुनाव में उन्होंने बहुत समय वहाँ बिताया है। जी एकलव्य। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की जो कहानी थी वो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी सर, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसको समझ चुकी थी, और कांग्रेस बस अपने एक, जैसे कहते हैं ना, स्वीट रिवेंज के समय का वेट कर रही थी। क्योंकि देखिए सर, ऐसा बहुत लोग अब दिल्ली में कहते हैं, ऐसा मानना था कि नीतीश कुमार का जो कैंडिडेचर था इंडिया ब्लॉक के लिए, जिसको नीतीश कुमार उसका संयोजक बनने की जो उनकी बात चल रही थी, तो लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय मतलब बेसिकली कांग्रेस ने इस पे ऑब्जेक्ट करा था, क्योंकि राहुल गांधी के कैंडिडेचर की वजह से। लेकिन सच ये है सर कि कांग्रेस का जो एक रहा है, वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं सर कि वो प्राइम मिनिस्टर पोजीशन नहीं लें, वो पीछे से बैठ के भारत का नेतृत्व करें। वो बहुत समय से ये करते आए हैं। तो एक बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए राहुल गांधी अग्री कर गए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने सर नीतीश कुमार के कैंडिडेचर के लिए एक तरह से समस्याएं क्रिएट करके, और जो इंडिया ब्लॉक के पूरे समीकरण थे वो खराब कर दिए थे कि मेरे से बड़ा इंडिया ब्लॉक में कोई और कैसे हो सकता है। तो मैं तो राहुल गांधी के लिए ही अग्री नहीं करती, तो नीतीश कुमार के लिए कैसे अग्री कर सकती हूँ। तो ये सर जब समस्याएं हो रही थी, तो ये सर जब समस्याएं चल रही थी, तो इसके बाद सर एक दूसरी बात आपने देखा ही होगा कि जब राहुल गांधी वहां पे पहुंचे तो उन्होंने आधा काम तो कर ही दिया सर, ये कह के कि भाई ममता ने अगर अराजकता नहीं फैलाई होती, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, तो बीजेपी के रास्ते नहीं खुलते। और उसके बाद सर ये सब हो जाने के बाद जब ममता एकदम डेसिमेट हो गई, तो एक बात तो स्पष्ट ही हो गई कि इससे कांग्रेस का वहां पे तो फायदा है ही। देखिए सर, इसमें एक कांग्रेस की एक दाद देनी पड़ेगी
कि मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की कि जब कांग्रेस ने ये समझ लिया कि उनके पास ममता के अगेंस्ट वो ताकत नहीं है, तो अपने अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता के साथ भी वो ताकत से खड़े नहीं हुए। लेकिन जब समय आया तो वहां पे जाके ये काम कर दिया। अब ऑपोजिशन ममता डेसिमेट होगी तो सर कांग्रेस तो वहां की ऑपोजिशन स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी ही। और डेसिमेट होने के बाद सर ये जो स्वीट रिवेंज वाली बात हो रही थी, मैंने तो उसी दिन आपको कहा था सर कि इनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गोद में आके ये बैठ जाएं। अब देखिए सर इसमें भी क्या स्थिति हो चुकी है इनकी, आज जो हो रहा है वो तो बड़ा स्पष्ट है ना सर। जो इनके सांसद, पार्टी तो इनके हाथ से जा चुकी सर, जो सांसद हैं अभी वो सिर्फ एक दूसरी पार्टी का उनने रूप इसलिए धारण करा है ताकि वो ये जो मॉनसून सत्र में एक माहौल बन रहा है कि शायद डिलिमिटेशन बिल को रीइंट्रोड्यूस करा जाए, तो उसके लिए जो नंबर्स अचीव करने वहां पे है। आज सर वहां पे आपने देखा ही होगा बंगाल में जो एमएलएज हैं उनने ऑलरेडी मतलब स्पष्ट ही कर दिया कि वो टीएमसी उनकी है। तो ममता जी तो एक तरह से बिल्कुल ही बाहर हैं सर, और मेरे ख्याल से ये पूरा हो जाएगा जब इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा मॉनसून सत्र वाला, तो उसके बाद ये एमपी या जो सांसद हैं ये भी वापस टीएमसी में, जो जिस टीएमसी को ये एमएलएज ले रहे हैं उसमें वापस विलय कर लेंगे। तो ममता जी तो अब कहीं की नहीं रही सर, सिवाय इसके कि वही शरद पवार वाला फेट कि भाई मुझे कांग्रेस में आ जाएंगी और कांग्रेस की बंगाल की जिम्मेदारी मुझे दे दो। इससे ज्यादा तो सर क्या बच गया इनके पास, मुझे तो मतलब साफ साफ यही दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। धीरेन्द्र जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, क्या सूचनाएं हैं आपके पास ममता बनर्जी को लेकर के, अभिषेक को लेकर के? ये सीरियसली टॉक्स हुई भी थी या नहीं हुई थी? क्योंकि पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी मीडिया से बात करते हुए थोड़े झल्लाए से दिखाई दे रहे थे कि मेरी थी बात, राहुल गांधी से थी, राहुल गांधी और मेरी आपस में बात थी, आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या चला दिया। तो ऐसी क्या बात करने गए थे? सर एक छोटी सी सर के, आप सर स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज ऐड कर दूं। एक सर एक्चुअली एआईसीसी के मेंबर हैं, उनसे क्या कोई कुछ पुराने पारिवारिक संबंध है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी सर कि जब ये सब हुआ सर, जब वहां पे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के रिजल्ट्स आ गए, तो ऐसा आपको वो ध्यान होगा अभिषेक बैनर्जी वाला जब इंसिडेंट हुआ था तो राहुल गांधी ने वो अंडा फेंकने वाला, तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन किया था कि भाई अगर वहां पे कोई समस्या आ रही हो तो मैं हैदराबाद में इंतजाम करवा दूंगा। तो इस तरह की खबरें सर मीडिया में चली थी। लेकिन सर ऐसा मतलब उनका ऐसा कहना था, उन्होंने जो मुझे बात बताई कि भाई कांग्रेस की तरफ से इनको स्पष्ट संदेश दे दिया गया था सर ममता और अभिषेक को कि तुम देख लो वहां पे क्या हो रहा है, दूसरे तुम्हारे साथ हो गया, दूसरे नेताओं के साथ क्या हो रहा है, लोग अंडे मार रहे हैं, लोग अभी पत्थर फेंकेंगे, पीटेंगे तुम्हें सड़क पे। तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम वहां पे रह लो तो जेल जाओगे थोड़े दिनों में, पहले तो जनता पीटेगी उसके बाद जेल जाओगे, और जेल जाने के बाद जब तुम्हारा अपनी ही पार्टी से अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो तुम्हें 2-3-4 महीने के बाद लोग भूल भी जाएंगे। वहीं अगर तुम कांग्रेस में आ जाते हो या हमारी शरण में आ जाते हो तो कम से कम जेल जाओगे तो लोकतंत्र की हत्या के नाम पे चार लोग काले कपड़े पहन के हम सड़क पे खड़ा तो कर देंगे, तब तुम्हें तय करना है। तब सच जाके ये लोग आए थे सर। जी धीरेन्द्र जी, आप म्यूट पे हैं। दरअसल सर मेरा ये मानना है कि राजनीति में मैं जो चीज बोल भी रहा था कि ये सब चीजें बहुत फायदे नुकसान पे तय होती है, क्योंकि कांग्रेस अब उनको लेकर जिनके खिलाफ नफरत इतनी जबरदस्त है कि उन पर अंडे बज रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, लोग उनको पीटना चाहते हैं। सही मायने में तो जिन महिलाओं के साथ रेप हुआ वो उनको पीटना चाहती हैं, चप्पलों से, जूतों से पीटना चाहते हैं। अंडा तो मजबूरी में निकाला गया समाधान है, उनको लगता है कि चलो ठीक है। चूंकि ये बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था उस वक्त कि साहब हम लोगों की बात हो गई, फला हो गई। 3 दिन तक उन्होंने ये कह दिया, मैं जब वहां चुनाव कवर कर रहा था, कि 3 दिन तक हम नहीं आएंगे, आप ठीक कर लो जो करना है, फिर हम देखेंगे। मेरा कहना था कि एक दिन बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं करेगी।
कि आप किसी को पीट पीट के मार दो। बीजेपी एक दिन बर्दाश्त नहीं करेगी तुम किसी का घर तोड़ दो। बीजेपी एक दिन ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी महिला के साथ बदसलूकी करे उसके कार्यकर्ता। क्यों? क्योंकि वो नेशनल पार्टी है, इसलिए नहीं कि वो उनके पास गुंडे नहीं है, उनके पास भी बहुत बड़ी, उनके पास तो लॉन्ड्री है, सबसे बड़ी लॉन्ड्री तो मैं बीजेपी की मानता हूं, जिसमें से एकदम झक सफेद निकालती है वो। लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको चुनाव लड़ने हैं, उनको दूसरे राज्यों में लड़ना है। अगर आप ये उदाहरण कहीं बाहर ले जाओगे तो क्या होगा? इसीलिए पहले दिन से ही बीजेपी के लीडर्स ने ये क्लियर कहा कि कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 7-10 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, पार्टी से कुछ लोग निकाले गए, पार्टी के लोगों को उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, इसके बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे। उन्होंने कहा चलो अंडे तो मारने दो। इसीलिए कुणाल घोष को उसके घर के सामने ही मार दिया। उसके बाद से कुणाल घोष भी समझ गया कि अब मेरा, जैसे होता ना लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार हो जाता है या फिर छठी पुट जाती है, उसके बाद तो बच्चा क्यों कितनी बार बाल कटवाओ। तो उसके बाद एक बार अंडा लग गया, उसके बाद वो खुशी से घूम रहा है, क्योंकि उसको पता एक बार लग गया, अब तो हमारे तिलक लग गया। उसके बाद आपने देखा कल्याण बनर्जी को, उसके बाद वो भी रोज दे रहा, उसको भी कोई नहीं मार रहा। ये दरअसल लोगों के अंदर का गुस्सा था, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस बात को भांपा है। कुछ भी कहिए, उनके पास वो राहुल गांधी जैसे लीडर है, लेकिन अंदर तो उनके पास कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के जमीन पे होंगे, कार्यकर्ता होंगे, चुनाव के रिजल्ट है, कुछ तो पढ़ते होंगे वो लोग। वो ये जानते हैं इस वक्त जनता का मूड, भाई ये संभव नहीं हो सकता सर। मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल मुख्यमंत्री रही हो, अपने घर के 500 तो मैं ज्यादा कहता हूँ, वो 300 मीटर उसके घर से मंदिर होगा, माँ काली घाट का मंदिर, वो जाती है, लोग उसको विश नहीं कर रहे, नोटिस ही नहीं ले रहे हैं। मैं कह रहा मैंने देखा ही नहीं। वो महिला उसको इतनी घृणा से घूर रही थी, जो मैं देख रहा था उसको, जिसके साथ वो बराबर में कैमरा जाता है। तो ये मतलब ये मेरे लिए शॉकिंग की बात थी। उसके लिए कुछ होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं, वो मुझे नहीं मालूम है ममता बनर्जी के लिए क्या होगा, लेकिन मेरे लिए इतने सालों तक हम लोगों ने राजनीति को कवर किया और अलग अलग देश के हिस्सों में घूमे, हर एक पॉलिटिशियन से मिले, यहां तक कि जब गोली चलाने के बाद भी आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव बहरहाल कुछ तो कहीं तो खड़े रहे, याद है, सारे लोगों ने गालियां दी, सब चीजें दी जो हिंदू वो थे, लेकिन उसके बावजूद उनका उसके लिए कोई आदमी खड़ा नहीं है, ना मुस्लिम खड़ा, ना हिंदू खड़ा, ना कुछ खड़ा, ना कोई बनर्जी खड़ा, ना कोई मुखर्जी खड़ा, ना कोई चटर्जी खड़ा, जो सारे लोग भाषण दे रहे थे, क्योंकि इतनी नफरत थी। कांग्रेस इस बात को महसूस कर रही है, उसको मालूम है कि ये अब लंगड़े घोड़े नहीं, ये टूटे हुए पैरों वाले घोड़े हैं दोनों, बुआ भतीजे, और इनको जेल में जाना है। तो लिहाजा वो इनको कतई भाव नहीं देगी। जब ये पूरी तरह तिरोहित हो जाएंगे, ये लोग जेल में जाएंगे, जिस दिन जाएंगे उस दिन उनके सांसदों को, जिसको आना होगा उसको तोड़ के अपने आराम से अपने यहाँ रख लेगी। उनको सांसदों को भी नहीं रखना, उनके पार्टी के काडर आपने देखा होगा अभी बहुत सारे जो है उनकी संख्या, मेरे विचार से हम लोग उनको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या 150 से 200 से ज्यादा होगी, जो अलग अलग जो नगर पंचायत के लोग होते हैं, पार्षद होते हैं, वो सब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को, एन मास ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस को क्या जरूरत है इन दो उनको जिनसे लोगों की नफरत है, जिन्होंने इतनी बुरी तरह हराया, वो उसको क्यों लेंगे? तो ये एक स्ट्रेटजी मुझे लगता है। और आखिरी सवाल भी आप ही से धीरेन्द्र जी, ये संजय राउत राहुल गांधी के इतने बड़े भक्त कब और कैसे बने, और क्या ये उद्धव ठाकरे को भी कन्विंस कर रहे होंगे कि चलो कांग्रेस की ओर? देखिए सर, वो राज्यसभा में है, राजनीति में एक और भी पार्ट होता है। राजनीति में ये पार्ट सबसे पहला होता है। मैं फिर एक छोटे से किस्से के साथ कहूंगा। एक नेता, एक बेटा जो है नेता का था, वो बार बार कह रहा मुझे नेतागिरी सिखाओ, मुझे राजनीति सिखाओ। उसने कहा समय आने पे सीख जाएगा। नहीं कह रहा नहीं सिखाओ, छोटा सा था 4-5 साल का। उसने कहा कि ठीक है तो फिर ऊपर से कूद, मैं तुझे पकड़ लूंगा। उसने कहा पापा यहाँ से तो मैं गिर, अरे कह रहा कूद तो वो कूदा, उसने हाथ हटा लिया, वो सीधा गिरा, 2 दांत टूट गए। तो उसने कहा पहला सबक यही है, बाप पे भी यकीन मत करो। ये राजनीति का पहला सबक है। तो आपको संजय राउत जैसे आदमी को मालूम है कि मुझे जिंदा रहना है, तो मुझे अगली राज्यसभा में कौन भेजेगा? ऐसा थोड़ी है वो दुकान बंद करवा के अपना काम बंद कर लेगा। हमने बहुत लोगों को देखा, जब एक दुकान से छोड़ते हैं दूसरी दुकान पे जाके नौकर हो जाते हैं। उनको मालूम है इस पे ताले लगवाने अगले के लिए खोल के रखूंगा ना। तो राहुल गांधी अभी भी विपक्ष के नेता तो है, नेता प्रतिपक्ष है, और भाई 19-20% वोट बैंक है। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस मुक्त होगा। अभी भी आप देखेंगे वहां जो अगर कोई पोजीशन बनेगी तो वहीं वो बनेगी, महाराष्ट्र में भी कोई बनेगी तो कांग्रेस बनेगी।
तो लिहाजा वो कह रहे जो भी है चलो अपना, और इससे अपना कल को आज नहीं तो कल आपने देखा होगा फिर कांग्रेस या इस तरह के लोग एक आध नेता को ऐसे भेजते हैं, जब हम लोग देखते हैं वो करता है पार्टी छोड़ता है, तो देखा नहीं आपने किसी ने प्रियंका चतुर्वेदी को भी भेज दिया था, किसी ने कुछ ट्रांसफर होते हैं तो भेजते रहते हैं ऐसे, तो उसका दिमाग उस पर लगा हुआ है। और उद्धव ठाकरे के पास तो अगर कोई पॉलिटिकल एक्यूमन होता तो सबसे पहला वो काम करता कि बॉस तू कल से दिखाई मत देना मुझे, उसको सबसे पहले कोरोना के बाद ये कहता कि तू यहाँ आना, तू सीधा राज्यसभा जा और आ। भाई आपके इतना घटिया शब्द आपने बोला है 2 बार, है ना, उसके बावजूद आपके उसके नेता की तरफ से कोई सुना नहीं बयान, क्योंकि वो पार्टी नहीं है। अब जो कुछ है या तो पैसे इसको देने, वैसे भी ये देगा संजय राउत, मुझे शक है ये तो पैसे रोज लेके आता होगा कि साहब आज की तनख्वाह तो दे दो, तो मुझे शक है उस पर लेगा। लेकिन इन जनरल वो अपनी अगली राजनीतिक दुकान है, कोई राजनीति बंद नहीं करता, इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा कि कांग्रेस के नेता वो जो कलफ लगा के कुर्ते पहनते थे, वो लास्ट भी आपको दिखेगा जब चुनाव का समय आता है। अभी देखिए भाई 27 का चुनाव है, अभी आपको दीपक कुमार देखो फिर मांगेगा पुरका जी से, आप ऐसे 5 मुझसे ज्यादा लोगों के नाम जानते हो जो अभी तुरंत उन्होंने अपने कुर्ते कलफ लगा लिए होंगे और अब मांगने चल देंगे वो टिकट, चाहे वो उनको जमानते जब्त हुई हो, इससे क्या है। तो इसीलिए संजय राउत चाहे कितना भी खराब हो जाए, वो कहीं ना कहीं तो दुकान ढूंढेगा। राहुल गांधी अब एक संभावित हुआ है, उसको पता है कि इस देखिए उसने गाली देने वाले पवन खेड़ा को कहाँ भेज दिया फर्जी दस्तावेज भेजने में, सुप्रिया श्रीनेत को भी उम्मीद है कल को उसको कहीं ना कहीं भेजेगा, तो इसने तो उनसे ज्यादा गाली देने की प्रैक्टिस कर रखी है। ये तो पहले से ये कह रहा कि मैं तो हो रहा इनका अच्छा कैंडिडेट हूँ, मुझे बैठाओ वहां मंच पे, मैं देखो सारे पत्रकारों को भी सुना दूंगा माँ बहन के शब्द क्या होते हैं। तो वो है, मैं उसको सिंसियर मानता ही नहीं, सही बताए तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, एकलव्य जयपुर से और धीरेन्द्र पुंडीर जी दिल्ली से, आप दोनों जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, याद रखिए और उनको सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।